बांग्लादेश में भय और दहशत का नया दौर शुरू हो गया है। बांग्लादेश के नरसिंदी में सोमवार रात एक प्रतिष्ठित हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मणि की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाते समय ही उन्होंने दम तोड़ दिया। दरअसल 19 दिसंबर को मणि ने फेसबुक पर लिखा था, ये इलाका मौत की घाटी बन गया है। उनकी चेतावनी अब हकीकत बन चुकी है। भय और आतंक अब आम जनजीवन का हिस्सा बन चुका है। इसके पहले जेसोर जिले में पत्रकार और आइस फैक्ट्री मालिक राणा प्रताप बैरागी की भी सार्वजनिक रूप से हत्या की गई थी। 3 बाइक सवार हमलावर उन्हें फैक्ट्री से बाहर ले गए और सिर में नजदीक से गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से 7 खाली कारतूस बरामद किए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बीते 18 दिनों में ये छठी ऐसी घटना है। हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय में खौफ का माहौल बढ़ गया है। लोग सरकार से तुरंत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां इन सांप्रदायिक हत्याओं को रोक पाएंगी? ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 27 प्रांतों में फैले प्रदर्शन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ईरान में सुरक्षा बल हर जगह कार्रवाई में जुटे हैं, लेकिन हिंसा को रोक पाना मुश्किल साबित हो रहा है। अब तक कम से कम 35 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 29 प्रदर्शनकारी, 4 बच्चे और 2 सुरक्षा बल शामिल हैं। 1200 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। 88 शहरों में 257 अलग अलग स्थानों पर रैलियां, सड़क जाम और लेबर स्ट्राइक हो चुकी है। छात्र भी विरोध में आगे आए हैं। 17 विश्वविद्यालयों में छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। प्रमुख शहर बेजनोड, कॉज़विन, इस्फहान, तेहरान और बाबोल में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं। सरकार का कहना है कि सुरक्षा बलों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 250 पुलिस अधिकारी और बसेस फोर्स के 45 सदस्य घायल हुए हैं। अमेरिका भी ईरान पर नजर गड़ाए हुए है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी एक बार फिर चर्चा का केंद्र हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल में एसआईआर पारित होने के बाद मसौदा सूची से 54 लाख लोगों के नाम सूची से बाहर हो गए हैं। इस मामले में ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाकर जनता के लिए पैरवी करने की बात कर रही हैं। ममता के बयान के बाद तृणमूल सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने एसआईआर की सुनवाई के दौरान लोगों के उत्पीड़न के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर करने की बात कही। उन्होंने पार्टी की ओर से यह मुकदमा दायर किया है। याचिकाकर्ता तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन और डोला सेन है। ममता बनर्जी ने एसआईआर की सुनवाई के दौरान आम लोगों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया था। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर का इस्तेमाल ये तय करने के लिए किया जा रहा है कि किसका नाम सूची से हटाया जाएगा और किसका नाम सूची में रहेगा। हम कानूनी सहायता भी ले रहे हैं। हम भी अदालत जाएंगे। जिस तरह से वो इतने सारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम अदालत जाएंगे। दिल्ली विधानसभा के बाहर आज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से झूठ फैलाकर दिल्ली के सरकारी शिक्षकों की छवि को कलंकित किया। उन्होंने दावा किया कि शिक्षक कुत्तों की जनगणना करने के लिए लगाए गए हैं। बीजेपी ने इसे पूरी तरह भ्रामक और अपमानजनक बताया। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी नेताओं ने जोरदार नारेबाजी की, कहा कि केजरीवाल को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो पार्टी आंदोलन को और तेज करेगी। उनका कहना है कि शिक्षा के माहौल को राजनीतिक गंदगी से नहीं खराब होने दिया जाएगा। बीजेपी ने यह भी कहा कि केजरीवाल की टिप्पणी न केवल शिक्षकों का अपमान है, बल्कि आम जनता को भी गुमराह करने वाली है। नेताओं ने स्पष्ट किया कि ऐसे बयान लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 की तैयारियां जोरों पर। राजधानी दिल्ली का कर्तव्य पथ अब सिर्फ सड़क नहीं बल्कि देशभक्ति का मैदान बन चुका है। सेना और सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दिन रात अभ्यास में जुटी हैं ताकि 26 जनवरी की परेड एकदम त्रुटिहीन दिखे। दरअसल सुबह से ही जवान कदम ताल की रिहर्सल कर रहे हैं। सटीकता, अनुशासन और समयबद्धता पर जोर दिया जा रहा है। हर कदम, हर सलामी का अभ्यास कई घंटे तक चलता है। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति उनकी कर्तव्यबद्धता का जीवंत प्रदर्शन है। सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि युद्धक वाहन, टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट गन की रिहर्सल भी जारी है। सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई तकनीकी या लॉजिस्टिक चूक न हो। हर झंडा, हर तिरंगा
तिरंगा पूरी शिद्दत के साथ तैयार है। सिर्फ सैन्य परेड नहीं बल्कि सांस्कृतिक झांकियों की भी रिहर्सल जोर शोर से हो रही है। विविध राज्यों की झांकियों में देश के गौरव और सांस्कृतिक विविधता को दिखाया जाएगा। हर कलाकार और प्रस्तोता हर पल परिश्रम कर रहा है। सुरक्षा पर भी खासा ध्यान है। डीआरडीओ और पुलिस की टीम हर क्षेत्र का जायजा ले रही है। ड्रोन भी निगरानी से लेकर बूट्स ऑन ग्राउंड तक हर सुरक्षा इंतजाम को पूरी सख्ती से अंजाम दिया जा रहा है। कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वास्तव में ये तैयारी सिर्फ एक परेड नहीं, यह हर भारतीय की आंखों में देशभक्ति जगाने का, हर दिल में गर्व भरने का अनोखा मौका है। इधर एम्स भोपाल की डॉक्टर रश्मि वर्मा की संदिग्ध मौत के बाद मामला तूल पकड़ चुका है। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता चेतन भार्गव ने एम्स में कार्यरत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर रश्मि वर्मा को लंबे समय तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे वो बेहद दबाव में थी। भार्गव ने आरोप लगाया कि इसी प्रताड़ना के कारण ये दुखद घटना हुई और इसके लिए डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार हैं। हिंदू संगठनों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो, आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए और तत्काल गिरफ्तारी की जाए। वहीं एम्स प्रशासन और पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। यह मामला अब मेडिकल संस्थानों में कार्यस्थल सुरक्षा और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्यार, धोखा और मर्डर का अनोखा मामला सामने आया है, जहां पत्नी के मर्डर के बाद पति ने सुसाइड कर लिया। दरअसल रणदीप पत्नी निशा से तलाक लेना चाहता था क्योंकि वो निशा के एक मुस्लिम व्यक्ति से बात करने से नाराज था। बेवफाई से परेशान रणदीप दबखेड़ा गांव के सरपंच प्रतिनिधि के पास गया और कहा, मैं तलाक लेना चाहता हूं। सरपंच ने उसे पुलिस के पास जाने की सलाह दी। यहां से रणदीप सीधा लाडवा थाने पहुंचा। वहां पुलिस अधिकारी नहीं मिले। वो निराश होकर घर लौट आया। फिर 4 जनवरी की रात को उसने सुसाइड करने का फैसला किया। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि उसकी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसे उसकी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा न मिले। इसके बाद रणदीप ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। इसी बीच निशा को उसी व्यक्ति का फोन आया जिससे रणदीप परेशान था। यह देखकर रणदीप आग बबूला हो गया। उसका निशा के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद रणदीप ने बेड से निशा का गला घोंट दिया। इसके बाद रणदीप ने खुद गांव के तालाब में जाकर छलांग लगा दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंकुर मैदान में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने खेल और संस्कृति के अनोखे संगम को सजीव कर दिया। भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां एक विशेष क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए विभिन्न गुरुकुलों की टीमों ने भाग लिया। इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि खिलाड़ी मैदान पर पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर उतरे। आधुनिक क्रिकेट किट की जगह पारंपरिक वेशभूषा में खेलते खिलाड़ी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। इतना ही नहीं, पूरे मैच की कमेंट्री भी संस्कृत भाषा में की जा रही थी, जिसने इस प्रतियोगिता को और भी ज्यादा विशिष्ट बना दिया। आयोजकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से युवाओं को भारतीय परंपरा, संस्कृति और संस्कृत भाषा से जोड़ना है। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने बताया कि प्रतियोगिता की विजेता टीम को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह, अनुशासन और पारंपरिक मूल्यों के प्रति उनका लगाव साफ नजर आ रहा था। ऐसे आयोजन न केवल खेल भावना को बढ़ावा देते हैं, बल्कि नई पीढ़ी में संस्कृत और भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व और सम्मान की भावना भी जागृत करते हैं। उत्तर भारत में मौसम ने अपना जादू दिखाया है। मुगल रोड पर आज सुबह करीब 4 इंच तक ताजी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ सफेद चादर बिछी है और ये दृश्य देखकर सैलानियों और स्थानीय लोगों का उत्साह चरम पर है। बीआरओ ने तुरंत बर्फ हटाने का अभियान शुरू कर दिया। फिलहाल सड़क पर यातायात बाधित है, लेकिन अधिकारी लगातार वाहनों को सुरक्षित निकालने और मार्ग खोलने में लगे हैं। सैलानी इस मौसम का पूरा आनंद ले रहे हैं। कई लोग अपने कैमरे और फोन लेकर बर्फ में तस्वीरें खींचते दिख रहे हैं। बच्चों और परिवारों के लिए ये मौसम खुशी और मस्ती का मौका लेकर आया है। सड़क किनारे बसे छोटे छोटे ढाबे और चाय की दुकानें भी आज खास गुलजार रहीं। ठंड में गर्म चाय और पकौड़े का मजा लेने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। बीआरओ के अधिकारियों का कहना है कि अगले 24 घंटे में सड़क पूरी तरह से सुरक्षित कर दी जाएगी। सभी वाहन परिचालन फिर से सामान्य रूप से शुरू हो सकेगा। वास्तव में इस बर्फबारी ने न केवल सफर को चुनौतीपूर्ण बनाया है, बल्कि पर्वतीय इलाके में एक नई ऊर्जा और उत्साह भी भर दिया है। राजस्थान के कोटा का एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर में चोरी करने घुसा एक चोर किचन के एग्जॉस्ट फैन में बने छेद में अटक गया। ये तस्वीरें देखिए। इस घटना से पूरे इलाके
में हड़कंप है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चोर को बाहर निकाला और गिरफ्तार कर लिया। यह घटना कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र की है। सुभाष कुमार रावत अपनी पत्नी के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करने गए हुए थे। मौके का फायदा उठाकर चोरों ने सुभाष के घर में चोरी करने का प्लान बनाया, मगर उनका दांव काम नहीं आया। दोनों चोर किचन के एग्जॉस्ट फैन के छेद से घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, मगर चोर उसी छेद में फंस गया। अगले दिन रात को जब सुभाष वापस लौटे तो किचन की खिड़की पर इंसान को लटका देखकर हैरान रह गए। सुभाष ने फौरन शोर मचाना शुरू किया है। स्थानीय लोग मौके पर जुटे तो देखा चोर एग्जॉस्ट के फैन में फंसा हुआ था। वहीं भीड़ देखकर चोर का साथी मौके से भाग खड़ा हुआ। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर चोर को बाहर निकालने की जद्दोजहद में जुट गई। काफी देर की मशक्कत के बाद चोर को बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। और आइए एक मिनट एक खबर के बाद अब खबरों को विस्तार देते हैं और उस बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को एक बार फिर से उजागर करती है। आप सोच रहे होंगे कि हम बात बांग्लादेश की करेंगे। बिल्कुल, हम बांग्लादेश की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। हम आए दिन देखते हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सामने आ रहे हैं, लेकिन जब ऐसा ही डर, ऐसा ही खतरा, ऐसा ही माहौल अपने ही देश में, अपने ही देश की राजधानी में हिंदू लड़कों पर बनने लगे तो दिल्ली की सड़कों से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये खबर अपने आप में सवाल बन जाती है। दरअसल त्रिलोकपुरी इलाके में 17 साल के छात्र मोहित की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था, सामाजिक ताने बाने और कानून के असर पर एक गंभीर सवाल है। एक नाबालिग जिसने सपने अभी पूरे भी नहीं किए थे, बहुत सारे सपने उसने देखे थे जिसे वो पूरा करना चाहता था, उसके सपनों को भी चूर चूर कर दिया गया। उसकी जिंदगी भीड़ की हिंसा की भेंट चढ़ा दी गई। स्थानीय जानकारी ये कह रही है कि मोहित को कुछ नाबालिग के समूह ने घेर लिया और पूरी तरह से पीटा। ये जिहादी हमला बताया जा रहा है। हमले की तीव्रता इतनी थी कि उसकी जान नहीं बच सकी। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने उन जिहादियों को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल हिरासत ही पर्याप्त है? क्या यह कार्रवाई उस जान के लिए काफी है जो कुछ लोगों की आवारगी और दंगई का शिकार बन गई? क्या यह मामला सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया बनकर रह जाएगा या इसके पीछे की पूरी सच्चाई सामने आएगी? इस घटना ने एक मां की गोद सूनी कर दी। वो मां जो कुछ ही दिनों में अपने बेटे के भविष्य के सपने देख रही थी, आज उसके लिए न्याय की गुहार लगा रही है। ये दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बल्कि हर उस माता पिता का है जो अपने बच्चे को ये सोचकर घर से बाहर भेजता है कि राजधानी में वो सुरक्षित रहेगा। मामले की जानकारी लेने के लिए जब सुदर्शन न्यूज संवाददाता सागर कुमार मोहित के घर पहुंचे तो उस घर में रोते बिलखते परिजन बस एक ही बात कह रहे थे कि आप पुलिस और प्रशासन से पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। रोते लोगों की आंखों में इतने सवाल हैं जो किसी का भी दिल पिघला सकते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। एक और हिंदू युवक की जो है दिल्ली के त्रिलोकपुरी में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। अभी यहाँ से उनका शव जो है वो ले जाया गया है, लेकिन परिवार उस हालात में नहीं है कि वो बात कर पाए। लेकिन लगातार एक के बाद एक दिल्ली के अंदर जिस तरह से हत्या हो रही है वो सवाल ये निशान खड़ा करता है। माता जी, कितनी उम्र थी बच्चे की? 17 साल थी। मतलब अरे भाई पुलिस वाले झाड़ो यहाँ पे तो पुलिस वाले तुम गौर क्यों नहीं करते? पुलिस वाले अच्छा, पुलिस वालों से ये झंडे होते, पुलिस वाले को पकड़ो। ये क्यों नहीं गौर करते? कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? यहाँ क्या करनी चाहिए उन्हें? कौन लोग थे पता चल रहा है कुछ? हमें क्या पता कौन है, तो रिश्तेदार है। अच्छा, हम लोग तो वैसे आए हुए हैं। पुलिस वाले मुझे क्या, पुलिस वाले क्यों नहीं करते हैं कि भैया उनको ऐसे ही टांग पैरों तोड़े, उनको भी उनके परिवार वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि किस तरह से जवान बच्चा गया है। हमारा जा रहे हैं यहाँ से किस तरह से नहीं खाला, उनसे पूछ के माँ बाप उनसे पूछो। तुम भी तो हमारे जैसे ही हो, तुम कौन से नहीं हो? बिल्कुल। देखिए, ये परिवार की व्यथा है
कि कैसे बेरहमी से हत्या, ये दिल्ली का त्रिलोकपुरी है परिवार, पीछे देख सकते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जो नाबालिग ज़ॉम्बीज़ की तरह इस समय लगातार किसी भी तरह का उनको शायद कानून का डर नहीं है, लगातार एक के बाद एक हत्याएं वो दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से इन ज़ॉम्बीज़ को संभाल पाने में फेल साबित हो रही है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। तो सवाल यही है कि दिल्ली पुलिस इन ज़ॉम्बीज़ को संभालने में क्यों विफल हो रही है? क्या ये उस जिहादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी को नर्क बना दिया है? आज के समाज में कम उम्र में हिंसा की मानसिकता और खासतौर से ऐसी मानसिकता कैसे पनप रही है? क्या ये सामाजिक विफलता नहीं है? क्या स्कूल, परिवार, मोहल्ला और प्रशासन सब कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस से सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे संकेत पहले नहीं दिखे थे? क्या इस इलाके में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियों पर समय रहते नजर नहीं रखनी चाहिए थी? क्या नाबालिगों के बीच बढ़ती हिंसक प्रवृत्तियों को लेकर कोई ठोस नीति बनाई गई है या हर घटना के बाद सिर्फ जांच का आश्वासन ही दिया जाता रहेगा? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2023 से दिल्ली में नाबालिग अपराध की संख्या काफी बढ़ गई है और इस संख्या में भी आपको बता दें, हमने कई बार आपके सामने वो रिपोर्ट रखी है जिसमें नाबालिग दरअसल एक विशेष समुदाय से आते हैं। कई बार हमने ऐसी खबरें आपको दिखाई हैं। इन सब के बीच जब हम इस रिपोर्ट की बात करते हैं तो दिल्ली में अपराधों में नाबालिग द्वारा किए गए 102 हत्या के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें खलनायक के रूप में जो लोग शामिल थे उसमें ऐसी मानसिकता के लोग थे जो साफ तौर पर हिंदुओं के लिए राष्ट्रीय राजधानी में खतरा बन रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसे लोगों से निपटने का इलाज क्या है? 17 वर्षीय छात्र मोहित की मौत, और मोहित की मौत के बाद परिवार वाले सिर्फ और सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल पूरे हिंदू समाज की सुरक्षा और उसके अस्तित्व और उसकी आवाज का है। हिंदुस्तान में आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से हिंदू खतरे में हैं, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश से भी कमोवेश हर रोज ऐसी ही खबरें आ रही हैं। 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या, यह अपने आप में बड़ा सवाल है, यह अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में भी सोमवार रात 40 वर्षीय हिंदू दुकानदार शरद चक्रवर्ती मणि को धारदार हथियारों से बेरहमी से काट डाला गया। चार सिंदूर बाजार में छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाले शरद मणि कोई अपराधी नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू थे और बांग्लादेश में शायद अब हिंदू होना अपराध माना जा रहा है। यही वजह है कि 18 दिन में, महज 18 दिनों में 6 हिंदुओं की हत्या हुई है। और बीते 72 घंटों की अगर बात की जाए तो इन 72 घंटों में ही, यानी कुल 3 दिनों में ही 3 हिंदुओं की हत्या की खबर एक के बाद एक आती है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई है। ये कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, ये 18 दिनों में छठी हिंदू हत्या है, यानी हर 3 दिन में एक हिंदू की जान जा रही है और सिस्टम खामोश है। सबसे डराने वाली बात तो यह है कि शरद चक्रवर्ती मणि ने 19 दिसंबर को फेसबुक पर लिखकर चेताया था। उन्होंने साफ कहा था कि उनका इलाका मौत की घाटी बन चुका है और आज वही चेतावनी उनकी आखिरी आवाज बन गई। जिसे समाज ने सुना नहीं उसने एक और लाश देख ली। और इससे पहले याद होगा आपको 5 जनवरी को जेसोर जिले में हिंदू उद्योगपति और पत्रकार राणा, जो कि वहां के लोकल पत्रकार थे, राणा प्रताप बैरागी, उनकी भी दिन दहाड़े सरेआम गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बेहद नजदीक से गोली मारी गई, मौके से 7 खाली कारतूस भी मिले और हमलावर आराम से फरार। तो सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है? क्या यह सामान्य अपराध है या एक पैटर्न बन चुका है, एक रणनीति बन चुकी है, एक साइलेंट क्लींजिंग बन चुकी है? सरकार क्या ये कह रही है? क्या जांच सिर्फ फाइलों में चल रही है? क्या पीड़ितों का धर्म उन्हें न्याय से भी वंचित कर रहा है?
और भारत जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, जो मानवाधिकार की बात करता है, वो कब बोलेगा? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन कहां है? क्या उनकी संवेदनाएं भी धर्म देखकर जागती हैं? आज सवाल बहुत साफ है। जब हिंदू मारे जाते हैं तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती। ये सिर्फ बांग्लादेश की खबर नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज के लिए चेतावनी है और शायद आखिरी सवाल भी कि क्या अब भी हम सिर्फ गिनती ही करेंगे या एकजुट होकर कुछ करेंगे भी। और आइए अब हम बात कर लेते हैं उस खबर की जिस पर जमकर राजनीति हो रही है। राजनीति SIR पर, यानी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण की जब हम बात करते हैं तो इसी शुद्धिकरण पर जमकर राजनीति हो रही है। दरअसल आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य, आबादी के लिहाज से, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज सफाई अभियान की पहली लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट सामने आ गई है। सफाई वहीं होती है जहां गंदगी जमा हो जाए। तो आज चुनाव आयोग ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी और विपक्ष ने बिना तथ्य देखे, बिना प्रक्रिया समझे, हंगामे और आरोप की वही कहानी शुरू कर दी जो बिहार चुनावों के दौरान शुरू हुई थी। इस ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 नाम हटा दिए गए हैं। ये वोट नहीं कटे हैं, ये फर्जीवाड़ा कटा है। सवाल यह है कि क्या मृत व्यक्ति का वोट लोकतंत्र है? क्योंकि इस ड्राफ्ट लिस्ट में वो नाम हटे हैं जो मृत पाए गए। क्या एक ही आदमी का 3 जगह वोट होना लोकतंत्र है? क्योंकि इस लिस्ट में वही नाम कटे हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज थे। क्या दशकों पहले यूपी छोड़ चुके व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में रहना लोकतंत्र है? इस लिस्ट में वही नाम कटे हैं जो उत्तर प्रदेश को परमानेंटली छोड़ चुके हैं। लेकिन विपक्ष इस सफाई अभियान को, इस निष्पक्षता के साथ हो रहे रिवीजन को भी राजनीति कह रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि 46 लाख नाम ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लाखों नाम डुप्लीकेट हैं, लाखों लोग स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या मृतकों के नाम पर वोट डलवाना लोकतंत्र है? आज विपक्ष कह रहा है कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि फर्जी वोट का अधिकार छीना जा रहा है। फर्जी वोट का अधिकार, यह समझना होगा। अगर SIR नहीं होता तो वही पुरानी वोटर लिस्ट चलती, जिसमें भूत भी वोट डालते, यानी कि जो मृत थे वो भी वोट डाल रहे होते, जिसमें एक व्यक्ति कई सीटों पर राजा बना रहता, यानी जिन्होंने एक से कई जगहों पर जिनके नाम शामिल हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या आपको फर्जी वोटरों की चिंता है या आपको अपने वोट बैंक के खिसकने का डर है? चुनाव आयोग ने साफ व्यवस्था दी है, ड्राफ्ट लिस्ट है, अंतिम नहीं है। अभी भी पूरा 1 महीना दिया गया है दावा और आपत्ति दर्ज करने के लिए, यानी 6 फरवरी तक ये जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति होती है तो वो अपनी आपत्ति 6 फरवरी तक, यानी पूरे 1 महीने का समय है, वो ये आपत्ति दर्ज करा सकता है। फॉर्म 6, फॉर्म 7 ऑनलाइन, ऑफलाइन, BLO के जरिए हर नागरिक को मौका दिया गया है। तो फिर सवाल यही कि विपक्ष को किस बात का डर है? ऐसे में सवाल यह है कि क्या विपक्ष को यह डर है कि अब फर्जी नाम हट रहे हैं और चुनाव निष्पक्ष होने वाला है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कोई पार्टी कार्यालय नहीं है। SIR कोई नया प्रयोग नहीं है, यह प्रक्रिया पहले से भी होती आई है, पहले भी हुआ करती थी। हर चुनाव से पहले यह प्रक्रिया होती है। फर्क बस इतना है कि इस बार सफाई ज्यादा गहराई से हो रही है और यही बात विपक्ष को चुभ रही है।
लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन फर्जी वोटर होता है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक साफ वोटर लिस्ट होती है। ये बात विपक्ष को समझनी होगी। पहले तो 27 अक्टूबर 2025 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ इसका SIR का, उस दिन हमारी उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची थी एग्जिस्टिंग एज ऑन दैट डेट, उसको फ्रीज कर दिया गया था और उसमें जितने भी मतदाता थे 15,44,30,092, उन सारे मतदाताओं का इंडिविजुअल एक एक का अलग से यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म, एक गणना प्रपत्र हमने निकाला था और 2-2 कॉपियों में, और BLO को देके ये निर्देश थे कि वो हर मतदाता के पास जाके उसको एक प्रपत्र देंगे, उसको भरवा के लेंगे और एक उसको हस्ताक्षर करके एक रसीद के रूप में दूसरा दे देंगे। ये कार्य गणना चरण में होना था। वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000, एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है। सो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99%। तो चुनाव आयोग ये स्पष्ट कर चुका है कि ये वोटर शुद्धिकरण, वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम है और ऐसे में उन लोगों के नाम हट रहे हैं जो या तो अब जीवित नहीं हैं या परमानेंटली हट चुके हैं, और इसलिए ये साफ साफ बताता है कि चुनाव आयोग भी चाहता है कि वोट निष्पक्षता के साथ सही लोग डालें। तो ऐसे में विपक्ष की ये नाराजगी राजनीति नहीं तो और क्या है। सड़क से अदालत तक और अब अदालत के भीतर बहस तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR यानी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ अपनी सियासी भूमिका को ऐसा रूप दे दिया है मानो लोकतंत्र नहीं कोई आपातकाल लागू हो गया हो। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की जांच चल रही है और मुख्यमंत्री इसे ऐसे पेश कर रही हैं जैसे किसी ने लोकतंत्र की चूलें हिला दी हो। ममता बनर्जी का ताजा आरोप है कि ये पूरी प्रक्रिया बिना योजना, बिना तैयारी और आनन फानन में शुरू की गई। और सबसे अहम बात यह कि उन्हें इसमें बीजेपी का चुनावी षड्यंत्र साफ नजर आ रहा है। यानी मतदाता सूची की सफाई भी अगर हो तो ममता बनर्जी की नजर में वो एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। अगर मृत मतदाता हटे तो लोकतंत्र खतरे में, और अगर फर्जी नाप जांचे जाएं तो संविधान पर हमला, और अगर चुनाव आयोग अपना काम करे तो बीजेपी की चाल। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को दरअसल तीसरा पत्र लिखा है, 4 पन्नों का पत्र जिसमें SIR को तुरंत रोकने की मांग की गई है। कारण वही पुराना, बीजेपी फायदा उठा लेगी। अब आप जरा खुद ही सोचिए कि जिस राज्य में चुनाव के बाद हिंसा होती है, जहां बूथ लूट के वीडियो सामने आते हैं, जहां एक ही परिवार से कई वोटर निकल आते हैं, वहां मतदाता सूची की जांच अगर अपराध बन जाए तो लोकतंत्र बचेगा कैसे। ममता दीदी कहती हैं कि प्रक्रिया ठीक से प्लान नहीं की गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल में कभी कोई प्रक्रिया ममता बनर्जी को ठीक लगती है? अगर वो तृणमूल के नियंत्रण से बाहर हो, जब चुनाव आयोग तारीख तय करता है तो पक्षपात, जब केंद्रीय बल आते हैं तो साजिश, और अब जब मतदाता सूची की जांच हो रही है तो बीजेपी का हथकंडा। दरअसल ममता बनर्जी का असली डर कागजों में छिपा है। उन्हें डर है कि कहीं मतदाता सूची में छिपी वो सच्चाई बाहर ना आ जाए जो सालों से चुनावी गणित का आधार बनी रही। ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर बहस करेंगी। एक मुख्यमंत्री का ये कहना कि वो जनता की ओर से अदालत में खड़ी होंगी अपने आप में सवाल खड़े करता है। क्या सरकार का काम प्रशासन चलाना है या अदालत में राजनीतिक ड्रामा करना?
क्या चुनाव आयोग पर दबाव बनाना ही अब संवैधानिक जिम्मेदारी रह गई है? तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को ऐसे उछाल रही है मानो एसआईआर नहीं, नागरिकता छीनने की मुहिम चल रही हो। जबकि सच्चाई यह है कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण चुनावी व्यवस्था का ही एक सामान्य हिस्सा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना है, न कि किसी पार्टी को फायदा पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। लेकिन बंगाल में हर प्रक्रिया तभी तक ठीक है जब तक वो तृणमूल की राजनीतिक सुविधा के मुताबिक हो, उसके अनुसार हो। आज ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं। कल अदालत पर उठे तो कोई हैरानी नहीं, क्योंकि जब सत्ता पर पकड़ ढीली होने लगती है तो संस्थाएं दुश्मन नजर आने लगती है। एसआईआर के खिलाफ यह हंगामा असल में सुधार का नहीं, डर का शोर है, उस डर का जो पारदर्शिता से घबराता है और जवाबदेही से भागता है। और शायद यही वजह है कि सड़क से अदालत तक ममता बनर्जी की यह लड़ाई लोकतंत्र बचाने की नहीं, बल्कि अपनी राजनीति बचाने की ज्यादा लगती हुई नजर आती है। और आइए अब बात करते हैं तमिलनाडु में जारी हिंदू आस्था के प्रति विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसको खुद माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने एक्सपोज कर दिया है। यह सिर्फ तिरुपनकुंडम पहाड़ी के मंदिर पर दीप जलाने का सवाल नहीं है। आज सवाल उस सोच का है जो परंपरा को विवाद बनाती है और हिंदू आस्था को प्रशासनिक समस्या मानती है। दरअसल तमिलनाडु के तिरुपरनकुंडम की पहाड़ी, जहां वर्षों से कार्तिकेय दीपम जलता आया है, जहां इतिहास गवाह है, परंपरा जीवित है, और फिर अचानक तमिलनाडु की मुस्लिम हितैषी स्टालिन सरकार को याद आता है कि यहां तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। दरअसल तिरुपरनकुंडम पहाड़ी पर अरुलमिंगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर और सिकंदर बादशाह दरगाह दोनों स्थित है, और यही है विवाद की वजह। मुस्लिमों की संख्या उधर ज्यादा है, लिहाजा उन्हें हिंदुओं के द्वारा वहां दीप जलाने पर आपत्ति हुई और सरकार ने भी तुष्टीकरण के लिए उनका साथ दिया। लेकिन जब मामला अदालत की चौखट पर गया तो सीएम स्टालिन के फैसले को पलट दिया गया और अब मद्रास हाईकोर्ट ने भी मामले में सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखते हुए कार्तिकेय दीपम जलाने की अनुमति दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने डीएमके सरकार की जवाबदेही की बात भी कही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को राजनीतिक आधार पर फैसले नहीं देने चाहिए। जहां दीप जलता है, इस पत्थर को दीपथन कहा जाता है। कोर्ट ने माना कि यह पत्थर देव स्थानम की संपत्ति है। मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा ये डर मनगढ़ंत है और यहां माहौल बिगाड़ने की आशंका भी राजनीतिक है। और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को एजेंडे के लिए इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। हाई कोर्ट ने डीएमके सरकार को चेताते हुए कह दिया कि राजनीति को कानून से अलग रखिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या डीएमके सरकार धर्म को भी वोट बैंक के तराजू पर तौल रही है? आज कोई नफरत नहीं मांग रहा, कोई टकराव नहीं चाहता। आज सिर्फ वही किया जा रहा है जो पीढ़ियों से होता आया है। फिर सरकार को इतनी बेचैनी क्यों है? आज इस पूरे के पूरे प्रकरण में साफ तौर पर जो फैसला आया है वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि हिंदू परंपरा तुष्टीकरण से कहीं ऊपर है। पूरी दुनिया में अगर किसी मुद्दे पर आजकल चर्चा हो रही है तो वो है अमेरिका का वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करना। वास्तव में मादुरो की गिरफ्तारी केवल एक नेता की गिरफ्तारी नहीं है, ये पूरे वेनेजुएला की राजनीतिक और आर्थिक तस्वीर को बदलने वाला कदम है। लेकिन ये केवल वर्तमान राजनीतिक संकट की कहानी नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था के ध्वंस और वैश्विक ऊर्जा राजनीति की भी कहानी है। वेनेजुएला, जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल भंडार है,
पिछले एक दशक में अपनी 80% जीडीपी ये खो चुका है। दरअसल 1950 के दशक में जब दुनिया युद्ध की चोटी से उबर रही थी, वेनेजुएला की किस्मत काले सोने यानी तेल ने बदल दी थी। 1952 में यह देश दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन चुका था। राजधानी काराकस की सड़कों पर लग्जरी कारें दौड़ा करती थीं और गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही थीं। 1960 के दशक तक वेनेजुएला केवल तेल बेचने वाला देश नहीं रहा। इस देश की पहल पर सऊदी अरब और ईरान ने मिलकर ओपेक की नींव रखी। 1970 के दशक में जब पूरी दुनिया में तेल संकट आया तो वेनेजुएला के घरों में डॉलर की बारिश होने लगी। लोग वीकेंड पर सीधे मियामी उड़कर शॉपिंग करने लगे। दुनिया के सबसे महंगे स्कॉच और शैंपेन के खरीदार इस देश के ही लोग बन गए। लेकिन धीरे धीरे समस्याएं उभरने लगी। डच डिजीज और पॉपुलिस्ट नीतियों ने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। 1999 के बाद सरकार ने देश के भविष्य के लिए निवेश करने के बजाय मुफ्त योजनाओं में पैसा खर्च किया। जब तेल की कीमतें गिरी, सरकार के पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं बचे। भ्रष्टाचार और ब्रेन ड्रेन ने तब हद पार कर दी। जब सरकारी तेल कंपनी पीडीवीएसए में काबिल इंजीनियर्स को हटा दिया गया और राजनीतिक वफादारों को नियुक्त किया गया तो तेल उत्पादन की तकनीक बिगड़ी और 60 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे लोग देश छोड़कर चले गए और यहीं से शुरू हुई वेनेजुएला की बर्बादी की कहानी। और आइए अब हम आ चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, यानी आज की गुड न्यूज पर। आज गुड न्यूज में हम आपको गुड तस्वीरें दिखाने वाले हैं, वो व्यूज दिखाने वाले हैं जो आपकी आंखों को सुकून देगा, जो आपके चेहरे पर सुकून देगा, खुशी देगा। आइए उन तस्वीरों को जरा देखिए। ये है बर्फबारी की तस्वीरें, सफेद से ढक चुकी वादियों की तस्वीरें, जिसका एहसास करने के लिए लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें तमाम उन पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही है जहां पर सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने पूरी तरह से अपने आप में ये जो सफेदी की चादर है वो ओढ़ ली है। और इसी के साथ साथ केदारनाथ से भी बहुत खूबसूरत तस्वीरें आई है, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो रहा है। सीजन की पहली बारिश के बाद ही जो बाबा का धाम है वो कैसा नजर आता है, ये आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी है, लेकिन जैसे जैसे बर्फ गलेगी मैदानी क्षेत्रों में ठंड जरूर पड़ेगी। ठंड से परेशानी भी बढ़ेगी, लेकिन इतना जरूर है इन सब के बीच ये बर्फबारी अपने आप में सैलानियों के लिए खुशी का पल लेकर आई है। वहां के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां के व्यापारियों के लिए खुशी का पल लेकर आई है, क्योंकि पर्यटन बढ़ रहा है और पर्यटन के पहुंचने पर, पर्यटकों के पहुंचने पर यहां पर रोजगार में जो बढ़ोतरी हो रही है, यहां के पर्यटन व्यवसाय में जो बढ़ोतरी हो रही है, उससे यहां के हर एक व्यापारी के चेहरे खिले हुए हैं। इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ ही अब चलिए जनमत में आपसे अनुमति लेने का भी समय हो चुका है। तो चलिए जनमत के आज के सफर को यहीं रोकते हैं, इस वायदे के साथ कि कल कुछ और नई खबरों के साथ, विश्लेषण के साथ आपके बीच होंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसलिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।